ठीक है, तो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे अफवाह तंत्र कहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। अफवाह तंत्र समझ में आया? अफवाह तंत्र ऐसे ही नहीं बनेगा, बिना सहायक नदी के द्वारा नहीं बन सकता। नदी तो होंगे, उसके साथ सहायक सहायक जो नदी है, सपोर्ट जो करता है, वो नदी का होना ज़रूरी है। तो उसी को मिलकर बनेगा अफवाह तंत्र, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे एक जगह जाके मिलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी तो बढ़ेगा, विस्तृत होगा। भारत की अगर सबसे बड़ी तथा लंबी नदी पूछे, तो हम जानते हैं गंगा है। अगर भारत का पूछ देगा तो क्या बताइएगा? लंबी और सबसे बड़ी नदी गंगा ही है। जो मेरा पुराना तरीका है, जो मैं अपना तरीका है, मेरा बेहतर तरीका है, उस तरीके को पढ़ाता हूँ तो कई लोग पसंद करते हैं। बताइए आपके तरीके को अपनाऊँ कि मैं अपने तरीके को अपनाऊँ? तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तरीके से ही जोश और एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ। लेकिन जल्द ही क्योंकि बीपीएससी आ चुका है तो उसकी तैयारी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार सीजीएल है। तो ये सब पढ़ के ज़रूर जाइएगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर जिनका जो और अपना-अपना सब्जेक्ट है, वो अवश्य आएगा, ज़रूर आएगा। इकोनॉमिक्स का 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ। आप नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट आइए, मिल जाएगा आपको। भारत की सबसे लंबी और बड़ी आप समझ गए। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, किस प्रकार की अफवाह तंत्र का उदाहरण है बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ये अफवाह तंत्र का उदाहरण किसका है? पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती क्षेत्र का है ना जी। बाहर से आ रहा है ना ब्रह्मपुत्रा, भारत में तो है नहीं, बाहर से आ रहा है, बाहर से भारत में एंट्री ले रहा है। और ब्रह्मपुत्रा का अगर पूछ दे कि उद्गम स्थल से मैं बता दूं, मानसरोवर के झील के निकट जो है चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलता है ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना? और जाके दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर डेल्टा बनाएगा, सुंदरबन, याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस जैसे ही शब्द आएगा तो हम बताएंगे ब्रह्मपुत्रा को, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का ही सहायक नदी होगा ना। ब्रह्मपुत्रा आ रहा है, मानसरोवर से आ रहा है, और मानस जो है हमारा भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे जाके सहायक नदी के रूप में बनेगा तो ब्रह्मपुत्रा। अगर मैं बात करूँ ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में जो है किस नाम से जानी जाती है? तो शंखपो के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं, शंखपो के नाम से जानते हैं। भारत में ही 2 नाम से जानते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा को ही, है ना? दिहांग के नाम से भी जानते हैं और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। तो भारत में ही ये नदी जो है आ रही है तिब्बत से, और तिब्बत से आ रही है तो तिब्बत से जब आ रही है तो यहाँ पे शंखपोआ के नाम से इसको जानेंगे। किसको? ब्रह्मपुत्रा को। अब भारत जैसे ही एंट्री लेगी तो हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानेंगे, और यही ब्रह्मपुत्रा चली जाएगी बांग्लादेश तो नाम बदल जाएगा, गंगा चली जाएगी तो नाम बदल जाएगा। चलिए, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलती है ना बांग्लादेश में, उसको क्या कहा जाता है वहाँ पे बताइएगा? ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से किस नाम से आती है? तो शंखपोआ के नाम से आती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। देख रहे हैं, तिब्बत से निकलती है, भारत आती है, भारत से फिर बांग्लादेश आके प्रवाहित होती है। वहाँ पे जाके गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल जाएगी, और दोनों का मिलन जो होगा उसे क्या कहेंगे बताइए? अब देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल अगर बात करें तो हम बताएंगे गोमुख से। गोमुख से हुआ मतलब कि गंगा, गंगा निकली ना, तो गंगा भागीरथी को ही बोलते हैं। तो गंगा इसी को बोला जाता है क्योंकि इसी का मिला हुआ है। अब भागीरथी पर कौन सी डैम है? सुने होंगे, टिहरी बांध सुने होंगे, है ना? जो कि गंगा पे ही कहा जाता है, क्योंकि गंगा का ही भाग है वो भागीरथी। और याद रखिएगा, आपसे एक सवाल होगा कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनता है बताइए? जहाँ पे भगवान और अलकनंदा होंगे तो देव निकलेंगे वहाँ पे। और रुद्र कब निकलेगा? जब मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच का पानी निकलेगा तो रुद्र हो जाएगा। अब विष्णु कब होंगे? इन दोनों को शांत करने के लिए आएंगे विष्णु। तो विष्णु कैसे आएंगे? धौली गंगा और अलकनंदा के साथ आएंगे तो विष्णु प्रयाग निकलेगा। समझ गए? चलिए, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग का मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह जो है, बताइए, सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर है। देखिए, राइट एंड लेफ्ट। अब बताइए, दायां किसे बोलते हैं और बायां किसे बोलते हैं? अगर ये जानते हैं तो आप आराम से टिक लगाइएगा। तो लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर अवस्थित है, बायां नहीं, दायां, जिससे इस्तेमाल हम करते हैं दायां हाथ को खाने पीने में। चलिए, भारत भारत जो है किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही बताया गया है?
एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम स्थल एक ही है। सही बात है। मानसरोवर के जो है निकट मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है और वहाँ पे जो मानसरोवर झील के पास चेमा यूंग डुंग जो हिमनद है वहाँ से निकलती है और सिंधु का भी यही बात कही गई है। सिंधु भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है, लेकिन ये निकलती है कैलाश पर्वत से निकलती है और ये भी निकलती है उसी जगह से मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, लेकिन वहाँ पे जो है चेम यूंग डुंग हिमनद है वहाँ से निकलती है। तो ये भी सिंधु नदी से ही निकलती है, मतलब मानसरोवर झील से ही निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, तो ये सेम हो गए। ठीक है, तो मानसरोवर से निकलेगा तो एक ही हो गया ना। चलिए, कैलाश पर्वत। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। एकदम सही बात है। बांग्लादेश जाइएगा ना तो गंगा को हम अपने जैसे भारत में गंगा बोलते हैं, बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है गंगा नदी को। ये बात याद रखिएगा। कानपुर अगर आप जाते हैं तो कानपुर सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा शहर जो है वहाँ पे किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम बताएंगे गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर ही कानपुर जो है स्थित है। ये सवाल हम आगे भी पढ़ेंगे। गंगा की वह सहायक नदियाँ कौन सी है जिसकी उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो हम बताएंगे गोमती से हुआ है। याद रखिएगा, जहाँ पीलीभीत बोलते हैं। और सही बात है, गंगा की सहायक नदियाँ जो है गोमती से, जो गोमती जिसे बोलते हैं, जिसे हम पीलीभीत के नाम से भी जानते हैं, वो सहायक नदी है, उद्गम हुआ है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है, मैदान क्षेत्र से, फील्ड से? तो गोमती नदी को हुआ है, जो कि पीलीभीत भी बोलते हैं उसे, मैदान भाग से निकला है। सोचिए, पहली बार। नहीं तो आधा तो पहाड़ से, झील से कहीं से कहीं निकलता ही है ना, मैदानी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सुनिए। इंपॉर्टेंट है कि साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम का नाम सुने हैं तो साबरमती नदी का भी नाम सुने होंगे, नाम सुने होंगे। तो साबरमती नदी का उद्गम जो है आरावली पर्वतमाला जो देख रहे हैं राजस्थान में, है ना, माउंट आबू है ना, तो आरावली पर्वत पे है। तो आरावली पर्वतमाला से साबरमती नदी का उद्गम हुआ है और आगे जाकर खंबात की खाड़ी में ये साबरमती आश्रम जाके मिल जाती है। तो ये सवाल पूछेगा तो दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अब एक और सवाल इंपॉर्टेंट है कि मंदाकिनी नदी जो है चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है और सोनप्रयाग में जो है वाशु की गंगा से जो है मिलते हुए आगे बढ़ जाती है। मैं बताता हूँ कि मंदाकिनी और अलकनंदा अगर मिले तो कौन सा प्रयाग होगा? तो रुद्र प्रयाग होगा, क्योंकि मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों अग्रेसिव है, कितना भी होगी अलकनंदा, तो रुद्र प्रयाग का इस्तेमाल होगा, रुद्र प्रयाग होगा। चल, अगर मैं बात करूँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, देखिए सिंधु बोलिए या ब्रह्मपुत्र बोलिए, सतलज बोलिए, नदी का उद्गम स्थल अगर पूछे तो तिब्बत से ही हुआ है, सतलज का भी, ब्रह्मपुत्र का भी, और तिब्बत के मानसरोवर से ही निकला है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो सतलज के अगर बारे में आपसे पूछे तो बताइए कमेंट में, क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र को तो हम जान गए, मानसरोवर झील के निकट जो है चमा यूंग डुंग हिमनद से निकला है। सिंधु के बारे में भी जान गए कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकला है, वो भी कैलाश पर्वत है वहाँ पे, वहाँ से। और सतलज नदी भी मानसरोवर झील के निकट ही निकला है, लेकिन तो सतलज अगर पूछते कि कहाँ से, जैसे कि ये कैलाश पर्वतमाला से निकला, मानसरोवर से ही, मानसरोवर पर्वत से निकला है, और ये भी सतलज भी मानसरोवर पर्वत से निकला है, लेकिन सतलज जो है मानसरोवर पर्वत से झील, लेकिन इसका क्या है, राकसताल झील से निकला है। केदारनाथ के जो है रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी। यही तो मैंने बोला कि अगर मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाए तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होगा, ठीक है। और ये कहाँ है? केदारनाथ। या देखिए, केदारनाथ से अगर पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग जो देखते हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सब जो देखते हैं ना, वो कैसे होते हैं? तो दो नदियों के मिलन से निकलते हैं, दो नदियों के मिलन जहाँ पे होती है वहाँ पे रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जो मिलेगी ना तो रुद्रप्रयाग का होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आगे भी पढ़ेंगे, चलिए बताएंगे, क्योंकि इससे सवाल बनता है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो आज हम इतना बार बोलेंगे कि आपको भूलना ही नहीं है। अब देखिए मंदाकिनी नदी फिर से आ गई। तो मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य
नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा से ही तो संबंधित है। तो मंदाकिनी अलकनंदा जब मिलेगी यहाँ पे तो रुद्रप्रयाग वहाँ पे जगह मिलेगा आपको। तो रुद्रप्रयाग के बीच होगा, तो वहाँ पे रुद्रप्रयाग जब जाइएगा ना तो दोनों नदियाँ आपको मिलते हुए दिखेगी, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी। अगर बात करेंगे बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर तो है। तो बद्रीनाथ याद रखिएगा। केदारनाथ पूछेगा तो आपको मंदाकिनी नदी दिखेगा, और बद्रीनाथ जाइएगा तो अलकनंदा नदी दिखेगा। इन दोनों का मिलन ही रुद्रप्रयाग कहलाएगा। समझ गए? रुद्रप्रयाग। बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आज जाके मंदाकिनी अलकनंदा नदी का जो मिलन होता है वो क्षेत्र कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। उसे क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान पूछे, ठीक है, तो बताइएगा। बंदरपूछ श्रेणी के जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री हिमनद से निकलता है यमुना नदी। क्लियर हो गए? तो यमुना नदी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप समझ जाइए कि यमुना नदी यमुनोत्री से ही निकलेगी, लेकिन बंदरपूछ श्रेणी से निकलेगी। ठीक है, चलिए अब पश्चिमी ढाल पर है इसलिए दिखती है। अगर बात करें कि दामोदर नदी जो है किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो हम बताएंगे हुगली नदी की सहायक नदी है। और इसीलिए कहा जाता है दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। समझ गए? बंगाल का शोक इसलिए क्योंकि ये हुगली में मिल गया तो और तूफान लाएगा और बाढ़ लाएगा। तो सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी जो है हुगली का है, या हुगली सहायक नदी है दामोदर का, या दामोदर हुगली नदी का सहायक नदी है, क्योंकि हुगली भी गंगा का ही हिस्सा है, बस वो कट के अलग हो गया है, इसलिए थोड़ा सा कटा है, अलग पानी क्षेत्र में चला गया है, इसलिए हुगली नाम रख दिया है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो हम बताएंगे चिनाब, रावी और सतलुज होती है। तो हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदियां जो है, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो प्रवाहित होती है? तो हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सब पता है, सब सिंधु नदी का सहायक नदी है। समझ गए? चिनाब, रावी, सतलज याद रखिएगा। सतलुज जिसे बोलते हैं, सतलज, सतलुज, ये भी मानसरोवर के निकट से निकलता है, ये हम जानते हैं, और भी राकसताल झील से निकलता है सतलज। रावी नदी का बता सकते हैं? तो रावी नदी भी कांगड़ जिला में हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है, और हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलता है ये चिनाब नदी। और रावी नदी पता है ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, और भी कांगड़ जिले से। तो ये दोनों कांगड़ जिले से ही निकलते हैं हिमाचल प्रदेश के, इसलिए वहां से हिमाचल प्रदेश से प्रभावित हो। क्लियर कर देता हूं, नहीं तो आप कहिएगा गलत बता दिए सर। देखिए सतलज हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, और आपका सिंधु हो गया। ये सब जो है मानसरोवर से ही निकलती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से निकलती है, लेकिन मानसरोवर के कैलाश पर्वत से ही निकलेगी, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो तीनों जो है आपको मानसरोवर के कैलाश पर्वत से ही निकलती है। अब वहां से आपका अलग अलग झील है। राकसताल झील अगर पूछे तो सतलज टिक लगा दीजिएगा। सिंधु में कैलाश पर्वत से ही निकलती है, लेकिन वो कौन सी झील है उसकी चर्चा नहीं करता है। ब्रह्मपुत्रा ये भी कौन सी झील है वहां से नहीं बताता है, लेकिन सतलज को बताता है कि राकसताल झील से निकलती है, से निकलती है, और वहां पे कैलाश जो पर्वत है वहां से तीनों निकलता है। तो कैलाश पर्वत आ जाए या आपको मानसरोवर झील आ जाए। तो देखिए मानसरोवर झील से तीनों निकला, समझ गए। अब मानसरोवर के झील के निकट एक राकसताल झील है, वहां से ये निकला सतलज नदी, लेकिन है तो मानसरोवर झील का ही हिस्सा। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान, भारत और चीन से होकर बहती है, ये जान लीजिए। और सतलुज जो है ये आता है ताल झील, तो मैंने बता दिया, हिमालय से गुजरते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमालय से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सतलज, ये जान लीजिए। ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करें, और याद रखिएगा ये जो सतलज है जाके मिलेगी सिंधु में ना, तो पाकिस्तान का हिस्सा में हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। चिनाब, रावी, सतलज तो समझ गए। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। और सही बात है, बिहार का शोक कहिए, इसे कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल्दी से जल्दी अपना मार्ग परिवर्तन करते रहता है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करता है पूरे नदियों में से सबसे ज्यादा कोसी, इसलिए कभी किधर भी भाग सकता है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। कौन? दामोदर नदी। और दामोदर नदी किसका शोक है? बंगाल का शोक है कि नहीं? और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू जिले से निकलती है, मतलब झारखंड से निकलती है।
लेकिन बंगाल के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि जाके हुगली में मिल जाती है तो खतरनाक होगी ना। अगर मैं बात करूं कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन मतलब डाउन वर्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, तो हम बताएंगे दामोदर नदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, दामोदर नदी का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो बेतवा नदी पर की गई है। गया क्षेत्र बिहार में पितृपक्ष की मेला चल रही है और इसमें जो है श्रद्धालु आते हैं, उनकी पिंड दान करते हैं यहाँ गया में। तो आप अगर गया के हैं तो गया में घूमिए, अगर बाहर से हैं तो बाहर से आकर आप घूम सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और अच्छा यात्रा होता है। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो आप भी आकर घूम सकते हैं। ये कारण है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाट परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो बेतवा नदी पर की गई है। उसके लिए राजघाट नदी घाटी परियोजना शुरू की गई है, तो बेतवा नदी पर। क्लियर। अब बात करते हैं भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, तो चिनाब पर बनाया गया है। तो आपसे पूछेगा चिनाब पर बताइए जी, भारत का किस नदी पर जो है भारत का विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है, तो चिनाब पर बना है। चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना है विश्व का, वही भारत के हिस्से में। अब चिनाब का जो है उद्गम स्थल कहाँ है बता सकते हैं, तो हम बताएंगे कांगड़ जिले हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकला हुआ ये चिनाब नदी है, और वहीं पे बना है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है भारत का। थोड़ा फन करने के लिए करता हूँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है, तो हम जानते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा एवं ताप्ती जो नदी है वो जो है समुद्र में जब गिरती है ना, तो उस समय ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसे हम एस्चुरी बोलते हैं। समझ गए। अगर आपसे पूछते कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछते तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। भ्रंश घाटी को ही रिफ्ट वैली कहते हैं, से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती है। तो ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, नर्मदा और ताप्ती निकलती है, और ये विपरीत दिशा में बहती है, जाकर गिरना चाहिए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर की खाड़ी में। ऐसे याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो है भ्रंश घाटी से होकर जो है प्रवाहित होती है। तो देख लिए, पश्चिम वाहिनी नदी से जाइएगा तो नर्मदा जो है उत्तर में जाइएगा तो विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में जाइएगा तो सतपुड़ा पर्वत के बीच जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। संकीर्ण होता है, समझ गया, संकीर्ण टाइप का होता है, जिसके भ्रंश टाइप का कहते हैं, भ्रंश घाटी होते हैं। और ये एस्चुरी बनाती है, चार नदियां बनाती है, ऐसे करके। इसके कई रूप हैं। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है, तो नर्मदा ताप्ती है। मैंने बोला था नर्मदा और ताप्ती जो है ज्वार नदमुख है बनाती है। दूसरी बात, ये विपरीत दिशा में बहती है, गिरना चाहिए बंगाल के खाड़ी में, नहीं भाई गिरती है अरब सागर में जाके। देखा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां तो हम समझ गए नर्मदा और ताप्ती है, जो कि अमरकंटक से ही निकलती है। और सोन और नर्मदा नहीं, ताप्ती जो है अमरकंटक से नहीं निकलती है, नर्मदा निकलती है। और सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल अगर पूछे तो अमरकंटक से ही निकलती है। ये भी नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, और ये सोन जो है गंगा से मिलकर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोनों का अंतर समझ जाइए। तो सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से है, लेकिन गिरने का, मिलने का, संगम का अलग अलग है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो पश्चिम में, क्योंकि उल्टा हो जाती है ना, वेस्ट की ओर चली जाती है, जाके वेस्ट में जाके अरब में गिर जाती है। और ये जो है अपना गंगा में मिल जाके पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। लूनी नदी जो है किस प्रकार का अफवाह का उदाहरण है, तो हम बताएंगे भूमि बंधित या अंतरवाही नदी है, क्योंकि जानते हैं जहाँ से निकलती है और जाके जमीन में ही जाके लुप्त हो जाती है, मतलब ये जाके कहीं मिलती नहीं है। समझ गया, लूनी नदी लेकिन राजस्थान, उससे ज़्यादा इसका क्षेत्र नहीं है।
और भूमिगत हो जाती है, भूमि में ही मिल जाती है, कहीं इसका मिलन नहीं है। किसका? लोनी नदी का मिलन नहीं है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है त्रिवेणी नहर में। त्रिवेणी नहर जो है वो मिलेगी, उसकी पानी अगर मिलना है तो आपको जो है गंडक के पानी आपको वहाँ दिखेगा। कपिला, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी की सहायक नदी अगर पूछे कपिला बताइएगा। अब कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जो जिला है कर्नाटक में, वहाँ के ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी। समझ गए? उद्गम इसका होता है। अब मिलती कहाँ है बता सकते हैं कावेरी नदी का? मिलन जो होता है तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, मिल जाती है कावेरी नदी। अब देखिए नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम में देखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो गोदावरी आगे आपको आएगा, इसमें गंगा ऑप्शन में है ही नहीं तो गोदावरी आएगा, महानदी आएगा, नर्मदा आएगा, ताप्ती आएगा। ये सही अनुक्रम कौन सा है बता सकते हैं? तो आपको इसमें से समझाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। तो नदी की लंबाई अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो गोदावरी का देखिए, आगे गोदावरी होगा, फिर आपको महानदी नहीं होगा, नर्मदा होगा, और फिर उसके बाद महानदी होगा तीसरे नंबर पे, उसके बाद चौथे नंबर पे ताप्ती होगा, क्योंककि इसका जो है 724 किमी ही है। द डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है, ठीक है। तो गोदावरी कितना है? 1465 किमी इसका क्षेत्र में फैला हुआ है। नर्मदा 1312 किमी में फैला हुआ है, और महानदी 851 मतलब 851 किमी में फैला हुआ है। तो हुआ कि नहीं? तो सबसे कम ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र, जो जलग्रहण मतलब ग्रहण करने वाला कैचमेंट एरिया किसका है सर्वाधिक? तो गोदावरी का है। किसका है? गोदावरी का है। देखिए बात करूं, अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी मानी जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी सबसे लंबी मानी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हंगरी। अगर मैं बात करूं श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कौन सी करती है? कावेरी नदी करती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, याद रखिएगा ये सब नामक द्वीप जो है आपका निर्माण जो है कौन सी नदी करेगी? तो हम जानते हैं कावेरी नदी करेगी। श्रीरंगपट्टनम का, शिव समुद्रम का, श्रीरंगम का, ये सब द्वीप जो है आपको कावेरी नदी उसके बीच में मिलेगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल तो मैंने बताया ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। और ये ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में जाइएगा, वहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। अब मिलेगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएगी, जो कि तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से से जाती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी ये 4 राज्य को जो है जल देते हुए प्रवाहित होती है। देखिए भारतीय नदी, ये हटाइए, भारतीय नदी प्रणाली की अगर बात करें तो देखिए भारतीय नदी की प्रणाली की बात करें तो हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में 2 बांटा हुआ, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदी ठीक है, और विंध्याचल श्रेणी से उद्गम वाली नदियां। तो आगे तो हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र आता है, गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है, जो कि हिमालयी तंत्र से निकलता है, हिमालय से निकलता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए विंध्याचल श्रेणी से तो महानदी, नर्मदा और ताप्ती को रखेंगे, जिसे तापी नदी भी बोला जाता है। और पश्चिमी घाट से जो उद्गम होने वाली होती है पश्चिम घाट से, तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पन्नेरा, ये सब नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा होता है। तो हिमालय से पूछे तो 3 ही नदी इंपॉर्टेंट है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। और अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से पूछे तो 2 में बांट दीजिएगा, पश्चिमी घाट में और विंध्याचल श्रेणी में। विंध्याचल से आपको नर्मदा और ताप्ती तो निकलेगी ही, और महानदी भी निकलती है विंध्याचल श्रेणी से। लेकिन पश्चिमी घाट से 4 नदियां निकलती है, जो कि आपको महाराष्ट्र गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, मतलब महाराष्ट्र खाली गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। और ये जो है
कावेरी आपको कर्नाटक से निकलती है और कृष्णा नदी बताइए कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर के पास से पश्चिमी घाट से निकलती है और पेन्नार एक नदी होती है, जो कि इसकी चर्चा हम नहीं किए हैं, इसकी चर्चा नहीं दी गई है किस जगह से निकलती है, लेकिन पेन्नार भी पश्चिमी घाट के उद्गम क्षेत्र से निकलती है। तो क्लियर? देखिए, बात करते हैं। तो देखिए, भारत की कौन-सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा कितने राज्य में होके जाती है भारत के? तो 8 राज्य में। और अधिकांशतः अगर पूछे लवणी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का लवणी नदी है, जिसमें लवण होता है, याद रखिएगा। अगर पूछे गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, पटना में स्थित है, लेकिन अब इससे बड़ा पुल बन चुका है। अगर बात करें माही नदी मध्य प्रदेश से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो 2 बार तो काटेगी ही ना माही नदी, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर ही जाती है, खंबात की खाड़ी तक जाती है, तो सोचिए काटते हुए कितनी जाती होगी। विश्वासघाती नदी की संज्ञा जो है किसे मतलब दी गई है? तो हुगली नदी को। ये विश्वासघाती नदी है। अब इसमें दामोदर नदी मिलेगा तो बेचारा विश्वासघाती करेगा ही, कहाँ करेगा? अपना पानी को कहाँ निकालेगा? तो विश्वासघात तो कर देगा। यही विश्वासघाती नदी है। और विश्वासघाती इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गंगा का हिस्सा ही बन के आगे बन के अपना नाम दे दिया गया है हुगली नदी। तो इसमें विश्वासघाती आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। संकोश नदी किस 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है संकोश नदी। तो संकोश नदी आ जाए तो टिक लगा के आएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछे कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंचनद के। क्यों पता है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सब जो है सिंधु नदी का सहायक नदी है। और ये तीनों अगर नाम आ रहा है, मतलब पांचों नाम आ रहा है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, तो ये पंचनद हो जाएंगे, क्योंकि ये पांचों नद के रूप में है, सब एक दूसरे के सहायक हैं। झेलम नदी का उद्गम अगर पूछे किस स्थान पर होता है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। वेरीनाग झरने से, समझ गए? वेरीनाग जो झरना है वहां, अब देखिए वेरीनाग जो झरना है कश्मीर, और ये यहाँ पे शेषनाग भी कहा जाता है, शेषनाग झील है वहीं से निकलती है। तो शेषनाग झील आ जाए या वेरीनाग झरना आ जाए, एक ही है, तो उसी जगह कश्मीर से ही निकलती है। अगर पूछे हिमालयी नदियां, ठीक है, हिमालयन नदियाँ 12मासी होती है। जो हिमालय की नदियाँ होती है, जैसे में हिमालय नदियों में कौन-कौन पढ़े आप? गंगा पढ़ लिए, ब्रह्मपुत्रा पढ़ लिए और एक सिंधु पढ़ लिए। ये 12मासी हैं, 12 मास चलते हैं, पानी रहते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह जो है मौसमी होती है। अब प्रायद्वीपीय में 2 बाँटा हुआ है, एक विंध्याचल वाली श्रेणी में, एक पश्चिमी घाट वाली में। विंध्याचल वाले में महानदी, नर्मदा और आपका तापी आता है, जिसमें ये मौसम के हिसाब से होता है। और पश्चिमी वाला में तो हम जानते हैं कृष्णा, गोदावरी, है ना? कृष्णा, गोदावरी और कौन था बता सकते हैं? बताइए। कावेरी, पेन्नार, ये सब नदियाँ आती है। तो ये सब प्रायद्वीपीय नदी में आते हैं जो कि मौसमी होती है। और 3 नदियाँ जो है 12मासी होती है, हिमालय से नदियाँ से निकलती है। एडन नहर जो है किस नदी से निकलती है? तो दामोदर नदी से निकलती है। एडन नहर पूछे तो दामोदर नदी टिक लगाइएगा, एकदम सही हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात करते हैं। और इसी तरह हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए गोदावरी नदी कहाँ से निकली है, कहाँ जाके मिलेगी और इसके सहायक नदी कौन-कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कहाँ से निकली है, कहाँ जाके मिलेगी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए नगर और नदी पढ़ेंगे, जिसमें हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। उसी तरह नासिक बताइए किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है, क्योंकि नासिक से ही निकली है गोदावरी नदी। और ऐसे गंगा के किनारे तो पटना है, बिहार है, बहुत सारा चीज़ है, पढ़ते चलेंगे। सूरत जो है किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी या तापी नदी बोलते हैं। और तिलैया अगर पूछे किस नदी के किनारे है? तो बराकर नदी के किनारे है। कटक जो है किस नदी के किनारे है? तो महान नदी के किनारे है। हम जानते हैं। और कटक कहाँ है बताइए, किस राज्य का हिस्सा है? बता सकते हैं, कमेंट कीजिए। जैसे गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर तो फेमस है, हम जानते ही हैं, और ये राप्ती नदी के किनारे है। इटावा शब्द जो है, इटावा नगर जो है यमुना नदी के किनारे है। मैंगलोर ये नेत्रवती नदी के किनारे है। विदिशा जो नगर है वो बेतवा नदी के किनारे है। प्रयागराज बताइए, गंगा यमुना सरस्वती लुप्त हो गई, इसलिए गायब हो गया है। और बात रुद्रप्रयाग, प्रयागराज हो रुद्रप्रयाग, तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये सब जो है, विष्णुप्रयाग, ये सब जो है अलग है। जैसे मान लीजिए रुद्रप्रयाग जाइएगा ना, मतलब जब रुद्रप्रयाग के पास जाइएगा तो वहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है।
समझ गए? तो मंदाकिनी अलकनंदा के बीच में जो निकलती है नदी, उसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं, तो वहाँ पे रुद्रप्रयाग जगह भी हो गया। देवप्रयाग है, देवप्रयाग जो है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होगा, भगवान और अलकनंदा देवी कह दीजिए का मिलन जब होगा तो देवप्रयाग वहाँ पे होगा। जब देवी देवता का मिलन होगा तो देवप्रयाग होगा। रुद्रप्रयाग कब होगा? जब मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों देवी एक साथ जुड़ेंगी तो हो जाएगा मंदाकिनी, तो रुद्र हो जाएगा। रुद्र अवतार होंगे ना, दुर्गा का अवतार हो जाएंगे मंदाकिनी अलकनंदा अगर मिल गई तो। ऐसे याद रख सकते हैं। अगर पूछे जमशेदपुर, तो जमशेदपुर तो हम जानते हैं स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक खरकई नदी के किनारे भी बसा हुआ है। कौन? जमशेदपुर। चलिए, ओरछा जो नदी है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भरचू ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। अयोध्या बताइए, अयोध्या में जानवे करते हैं सरयू नदी है, जिसे हम घाघरा नदी के नाम से अब जानते हैं। ठीक है, घाघरा नदी को ही सरयू नदी बोला जाता है। विष्णु प्रयाग कब होगा? जब हमारे धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होगा, तभी तो वहाँ पे विष्णु जी मिलेंगे, विष्णु प्रयाग के नाम से होगा। विष्णु प्रयाग में विष्णु का वास कब होगा? जब धौली गंगा अलकनंदा होंगे तो विष्णु प्रयाग होगा। तो विष्णु प्रयाग भी धौली गंगा अलकनंदा निकलती है। और देवप्रयाग अगर पूछते तो वहाँ पे बताइएगा भागीरथी अलकनंदा बता दीजिएगा। अगर पूछते रुद्रप्रयाग तो रुद्र कब? जब मंदाकिनी अलकनंदा मिलेंगे, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, बोलिएगा नहीं ना। रावत भाटा, रावत भाटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नगर है सब जौनपुर, विष्णु प्रयाग भी नगर ही है, याद रखिएगा। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ भी हमारा गोमती नदी के किनारे है ना। मंडी, मंडी भी एक नगर है जो कि ब्यास नदी पर है। लुधियाना जो है ये भी सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी जो है नगर, ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और बक्सर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बक्सर, बक्सर से ही एंट्री लेता है बिहार में, याद रखिएगा। नासिक, नासिक में कौन सी है? गोदावरी नदी है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, नासिक भी बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। अब देखिए भुवनेश्वर जो बसा हुआ है, ये भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में, तो महानदी के किनारे बसेगा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसेगा, एमपी वाला क्षेत्र है ना जबलपुर, तो नर्मदा नदी पे बसेगा। अगर बलिया, बलिया बताइए तो गंगा नदी के किनारे बसेगा। कन्नौज जो है बताइए गंगा नदी के किनारे बसेगा। ठीक है, कन्नौज जो है गंगा नदी। लखनऊ जाना है तो गोमती नदी के पास चाहिए, मतलब गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। उज्जैन जाइएगा तो आपको शिप्रा नदी मिलेगा। अहमदाबाद जाइएगा तो साबरमती नदी मिलेगा। ये सब नदी के किनारे बसा हुआ है। बेंगलुरु जाना है तो वृषभावती मिलेगा आपको, बेंगलुरु जाइएगा तो। हाजीपुर अगर जाइएगा तो हाजीपुर जाइएगा तो गंडक नदी मिलेगा आपको। आगरा जाइएगा तो यमुना नदी मिलेगा। आगरा जाइए, दिल्ली जाइए, इस समय यमुना नदी मिलेगा। भागलपुर जाइएगा तो आपको गंगा नदी दिखने को मिलेगा। भागलपुर मतलब बिहार पूरा कहिए, गंगा नदी पे बिहार में, वो भी पटना, भागलपुर, इस सब क्षेत्र में। धुबरी अगर पूछे तो ब्रह्मपुत्रा नदी जाइए, मिलेगा आपको, धुबरी नगर में जाइएगा। सांची जाना है तो बेतवा नदी मिलेगा आपको। मुंगेर जाइएगा तो गंगा नदी मिलेगा, मतलब ये सब किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे है। ग्वालियर जाइएगा तो चंबल नदी मिलेगा आपको। श्रीनगर जाइएगा तो झेलम नदी मिलेगा। ठीक है, झेलम, जिसे बिस्तास्ता नदी के नाम से भी जानते हैं। मुरादाबाद जाना है तो आप जाइए मुरादाबाद, यहाँ पे रामगंगा नदी मिलेगा आपको। और तिरुचिरापल्ली जाइएगा तो कावेरी नदी मिलेगा, क्योंकि साउथ इंडिया तरफ जाइएगा तो। हरिद्वार जाइएगा तो गंगा नदी, हरिद्वार तो गंगा नदी ही है भाई। चंबा जाइएगा तो चंबा नगर जाइएगा तो रावी नदी मिलेगा, क्योंकि चंबा नदी, चंबा, ऐसे याद रखिए। गांधीनगर जाना है तो साबरमती, चंबा, चंबल नदी नहीं, चंबा रावी नदी। गांधीनगर गुजरात है तो साबरमती मिलेगा आपको, क्योंकि साबरमती आश्रम भी है हमारा। नांदेड़ जाइएगा तो गोदावरी नदी मिलेगा आपको। मदुरई अगर जाइएगा तो बैगाई मिलेगा आपको। हावड़ा जाइएगा तो हुगली मिलेगा। अजमेर जाइएगा तो लूनी मिलेगा। लेह जाइएगा तो सिंधु नदी मिलेगा। कानपुर जाइएगा तो गंगा नदी। देखिए कानपुर में भी गंगा है, याद रखिएगा। श्रावस्ती में राप्ती नदी है। राप्ती नदी एक जगह का और है, बताइए कमेंट में किसका है। कोटा जाइएगा तो चंबल नदी मिलेगा आपको। पटना जाइएगा तो गंगा नदी, पटना जो है गंगा के किनारे ही बसा हुआ है। वाराणसी जाइएगा तो गंगा ही मिलेगा, क्योंकि वाराणसी में गंगा ही है। अब गया आइएगा ना तो फल्गु मिलेगा, मतलब गया में अगर आप आ रहे हैं घूमने, अभी पृथ्वी पर चल रहा है तो आप आ सकते हैं। पटना आ रहे हैं तो पटना घूम सकते हैं। वाराणसी आइएगा तो वाराणसी में गंगा मिलेगा। आप फील कीजिए क्वेश्चन को कि हम जहाँ आप क्षेत्र है वहाँ क्षेत्र पे आप पहुँचे हुए हैं। जैसे हम दिल्ली पहुँच गए, अभी हम दिल्ली में हैं अभी, तो दिल्ली में हैं तो कहाँ पे हैं? किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं। फरुखाबाद पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? गंगा नदी वहाँ पे है। चलिए फरुखाबाद हम पहुंचे हुए तो गंगा नदी के किनारे हैं। बैतुल्ला हम पहुंचे हुए हैं तो ताप्ती नदी किनारे मिलेगा हमको। बद्रीनाथ आज गए हुए हैं तो अलकनंदा मिलेगी यहाँ पे। अलकनंदा मिलकर, अलकनंदा भागीरथी मिलकर क्या बन गया? देवप्रयाग बन गया। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर क्या बन गई? रुद्रप्रयाग बन गया। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर क्या बन गया? विष्णु प्रयाग बन गया। ऐसे याद हो गया, सिर्फ सुनते जाइए,
है कि नहीं? अगर पूछे विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जाइएगा तो कृष्णा नदी आपको मिलेगा, तो विजयवाड़ा हम पहुँचे हुए हैं। कुरनूल हम पहुँचे हुए हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुँचे हैं, मथुरा पहुँचे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे पहुँचे हैं, डिब्रूगढ़ पहुँचे हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पहुँचे हैं। फ़ील करिए। पूना पहुँच गए हैं भाई, पूना में कौन-सी नदी है? मूला मुथा एक नदी है, वहाँ पहुँचे हैं। उसके किनारे बसा हुआ है ना। चेन्नई जाइएगा ना तो अडयार नदी आपको दिखेगा, हम अडयार नदी के पास हैं। चेन्नई गए हैं भाई। अगर हम कोलकाता पहुँचे हैं तो क्या कौन-सी नदी मिलेगी? हुगली नदी मिलेगी, हुगली नदी के पास हैं हम। अच्छा, श्रीरंगपट्टनम पहुँचेंगे तो कौन-सी नदी मिलेगी? कावेरी नदी मिलेगी और क्या? तिरुचिरापल्ली चले जाइए तो कौन-सी नदी मिलेगी? कमेंट कीजिए, अभी जस्ट पढ़ें। क्या मिलेगा? ब्रह्मपुत्रा नदी मिलेगा गुवाहाटी के किनारे। गुवाहाटी अगर जाएगा तो ब्रह्मपुत्रा नदी दिखेगा, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे गुवाहाटी है। पंढरपुर बोला जाता है, जो कि भीमा नदी आपको मिलेगा। तो भीमा नदी देखना है तो पंढरपुर जाइए। होशंगाबाद जाइएगा तो होशंगाबाद बसा हुआ किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नेल्लौर, पेन्नूर एक नदी है, नेल्लौर जाना है तो पेन्नूर नदी वहाँ पे दिखेगा, पेन्नौर। और तंजावुर जाइएगा तो कावेरी नदी ही मिलेगा। कावेरी नदी में श्रीरंगपट्टनम भी मिलेगा, तंजावुर मिलेगा, अगर कावेरी नदी को देखते हुए जाते हैं। और संबलपुर जाइएगा तो महानदी आपको दिखेगा। छोटा सा क्लिप सुन लीजिए, बताना भूल गया। फतेहपुर अगर जाइएगा, फ से फतेहपुर, प्रयाग, ठीक है, और क से कानपुर, ठीक है, वा से वाराणसी, पी से पटना, अब भा से भागलपुर। ये सब जो है कहाँ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है। कि प्रमुख नदियाँ जो है इम्पोर्टेंट है, पढ़ेंगे। जिसमें देखिए नदी है, उद्गम स्थल बताया जाएगा, और जितने भी सागर संगम स्थल हैं इसमें जुड़े हैं वो बताएंगे। और सहायक जो नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरी जिसे हम बोलते हैं, सहायक नदियाँ, वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे सिंधु नदी को हम सबसे पहले लेते हैं, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछे कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, तो हम बताएंगे तिब्बत में जो है मानसरोवर झील है ना, वहां से हुआ है। और वहां पे कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत है, वहां से इसका उद्गम हुआ है, मतलब निकला है। कौन? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी निकला है तो इसका संगम स्थल अगर पूछे कि जाके कहाँ पे, अन्य नदी जो सागर है उसका संगम स्थल अगर पूछे कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए कराची जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के निकट अरब सागर है, वहां पे जाके मिल जाएगा, वहां पे जाके घुल जाएगा, संगम हो जाएगा। संगम मतलब मिल जाना, तो मिलन हो जाएगी सिंधु नदी की अरब सागर में। अगर मैं बात करूं इसका सिंधु नदी का सहायक नदी अगर बात करें तो सतलज नदी इसका सहायक नदी है, ब्यास नदी है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, और सिंघी है, जास्कर है, और याद रखिएगा गरवक चू नाम है, शयोक है, सिगार है, और गिलगित है। ये सब जो है सिंधु नदी का सहायक नदी है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि सतलज नदी किसकी सहायक नदी है, मतलब सतलज नदी जो है सहायक नदी किसका है? सिंधु नदी का। व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, शिंगिर, जास्कर, ये सब जो है सहायक नदी है किसके? सिंधु नदी के। कहां से निकला है सिंधु नदी? तिब्बत के मानसरोवर झील से। कौन से पर्वत से? कैलाश पर्वत से। कहाँ जाके मिलेगा सिंधु नदी? तो पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर है, वहां पे जाके मिल जाएगा। अब बात करते हैं सतलज नदी की, बात करते हैं। तो सतलज नदी की अगर बात करें तो सतलज नदी का उद्गम हुआ है मानसरोवर झील के निकट, जो है राकसताल झील है ना, वहां से निकला है। तो मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है, वहां से निकला है हमारा सतलज नदी निकला है। तो सतलज नदी का अगर संगम पूछे कहाँ मिलेगा, निकलने का तो हम समझ गए, मिलने का कपूरथला चले जाइए, कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में जाइए, और दक्षिण पश्चिम के सिरे पर ब्यास नदी है। ब्यास नदी में तथा मिठानकोट का निकट एक सिंधु नदी है, वहां जाके मिल जाएगा सतलज नदी। और सही बात है, सतलज नदी सहायक है इसका, तो मिलेगा कहाँ? सिंधु नदी में ही। क्लियर हो गया? ब्यास नदी में भी मिलेगा, क्योंकि ब्यास नदी और सतलज नदी ये सब जो है सिंधु नदी का सहायक नदी है। अब झेलम नदी क्या है? सहायक नदी क्या है? सिंधु का, तो मिलेगा जाके सिंधु से ही, लेकिन कहाँ पे मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे तो चलिए, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो शेषनाग झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसे हम बेरीनाग झरना भी बोलते हैं। बेरीनाग झरना कश्मीर भी बोलते हैं, क्योंकि कश्मीर में ही है। तो वहां से निकलती है झेलम नदी, और वहां से निकलती है और मिलती जाके कहाँ है? तो त्रुम के निकट एक चिनाब नदी है, वहां पे जाके मिल जाती है। तो चिनाब नदी में ये जाके मिलती है, और किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो नॉर्मल है कि चिनाब में मिलेगी, तो चिनाब जाके कहाँ मिलेगा? सिंधु मिलेगा। क्लियर हो गया? एक दूसरे से मिलेगा तभी तो सहायक होगा। और याद रखिएगा, इसका सहायक नदी अगर झेलम का पूछे तो हम बताएंगे किसान गंगा, मतलब किशन गंगा, लिदार, और आपका करवेश, अपूछ, ये सब जो है झेलम नदी का सहायक नदी है। और सतलज नदी का सहायक नदी मैंने बताना भूल गया था, तिप्स्ती,
और बाष्पा और ब्यास, ये सब जो है तीनों सतलज नदी का सहायक नदी, सब एक दूसरे से सतलज नदी है, जुड़ते 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 जाके मिलेगा गंगा, फिर गंगा से जाके जाके मिलेगा और भी नदी में महानदी, ये सब सब जुड़ जाड़ के मिलेगा महासागर में जाके पानी मिल जाती है। अब बात करते हैं झेलम नदी हो गई, चिनाब नदी की बात करते हैं। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछेगा, लहूल, लहूल में जो है बारालाचाला दर्रा के विपरीत दिशा में चंद्रा भागा से निकला हुआ ये चिनाब नदी है। चंद्रा और भागा से मिलकर बना है चिनाब नदी। और कहाँ से? बारालाचाला दर्रा। अगर बात करें तो ये भी जाके जहाँ झेलम नदी मिलती है वहीं पे मिलती है, लेकिन ये चिनाब जो है कहाँ मिलती है? झेलम नदी में मिलती है, त्रिमू में, तो एक दूसरे को मिलती है। ठीक है। और चिनाब का सहयोगी या सपोर्टर या सहायक नदी रावी चंद्रा भागा ये नदी है, क्योंकि इसी से मिलकर भी विपरीत दिशा से निकलती है। रावी नदी की अगर बात करें तो रावी नदी का सहायक नदी चिनाब नदी, इसी में जाकर मिल जाती है। रावी नदी निकलती कहाँ से पता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि कांगड़े जिले में पड़ती है। तो कांगड़े जिले, हिमाचल प्रदेश के कांगड़े जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रा है, वहां से निकलती है रावी नदी। और जाके मिलती कहाँ है? चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ? झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी है, वहां पे मिल जाती है। और इसका सपोर्टर चिनाब नदी है, वहीं मिलेगी। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से, मतलब रोहतांग दर्रे से कहा है क्योंकि रावी नदी भी वहीं से निकलती है, हिमालय के रोहतांग दर्रे से, तो ये भी निकलती है। और मिलेगी कहाँ? तो सतलज में जाके ये मिल जाती है, सतलज नदी में। हरिके के पास एक सतलज नदी है, वहां पे मिल जाती है। पार्वती हो गया है, सैंज हो गए, तीर्थन हो गए और उहल, ये सब जो है ब्यास नदी का सहायक नदी है। तो ये सब पूछेगा ना, हाँ ये पूछेगा, गंगा नदी से पूछेगा, अवश्य पूछेगा, तो पढ़ लीजिए। तो गंगा नदी जो है निकलती है केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, याद रखिएगा। और केदारनाथ की चोटी के उत्तर में चलिएगा, नॉर्थ में चलिएगा, तभी पता चलेगा, वहां पे गौमुख है, वहां से निकलती है गंगा नदी। और मिलती कहाँ जाके है पता है? गोलंदो के निकट जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो ब्रह्मपुत्रा और ये जो है कौन? गंगा, दोनों मिलती है। और जानते हैं सुंदरबन जो नदी देख रहे हैं, सुंदरबन, वहां पे जाके दोनों डेल्टा का रूप बनाती है। समझ में आता है ना? चलिए, वो तो बात अलग हो गई। और सुनिए, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदी जो है सब गंगा की सहायक नदी है। ये सब मिलकर ही तो बनती है गंगा नदी। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है बंदर पूछ में जो है पश्चिमी ढाल पर स्थित जो यमुनोत्री है जगह है, वहां से निकलती है यमुना नदी। यमुनोत्री बोला जाता है। और ये प्रयागराज के गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना, गंगा, सरस्वती वहीं पे तो मिलती है, तीनों संगम होती है। और गिरी हो गया, असम हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया, ये सब जो नदी है ये यमुना नदी का सहायक नदी बनता है। अब देखिए, गोमती नदी की बात करते हैं तो गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। पीलीभीत जगह है, जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहां से निकलती है गोमती नदी। और गोमती नदी लखनऊ उस शहर के बीच में है स्थित, ये भी बात हम करेंगे। और गाजीपुर के निकट गंगा नदी है। मतलब आप पढ़े होंगे गोमती नदी किस शहर के बीच में? लखनऊ के बीच में है, आप पढ़े हैं ऊपर, है ना? गाजीपुर के निकट जो गंगा नदी है वहां पे जाके ये गोमती नदी मिल जाती है। और इसका गोमती नदी का सहायक नदी पता है? वरना, गछई, चूहा, चूहा भी एक नदी है, सोचिए वही मिलती है, जोमकाई और सई, ये सब जाके मिलती है, सहायक नदी है। अगर पूछे घाघरा नदी का तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल पूछे ना तो तिब्बत के माप चांचुगो हिमनद से निकलती है। चांचुगो हिमनद से निकलती है, वो भी तिब्बत से, तिब्बत के, याद रखिएगा। और घाघरा नदी निकलती है। और छपरा के निकट जो गंगा नदी में जाके मिल जाती है, छपरा बिहार है ना, ऐसे याद रखिए। तो छपरा के निकट जाके मिल जाती है गंगा में घाघरा नदी। और राप्ती, शारदा, ये सब छोटी गंडक, ये सब जो है घाघरा का सहायक नदी है। और बात कर लें हम लोग तो सुनिए, कोशी की अगर बात करें तो गंडक की बात करते हैं। गंडक नदी भी तिब्बत नेपाल सीमा पर जो है धौलागिरी जो पर्वत है वहां से निकलती है, याद रखिएगा। और ये पटना के समीप सोनपुर नदी में जाके मिल जाती है, जैसे छपरा से मिलती है घाघरा गंगा में जाके, तो सोनपुर में जाके, सोनपुर जो नदी है वहां पे जाके मिलती है। ये सोनपुर नदी में मिलती है पटना के, और ये सोनपुर जाके फिर गंगा में मिलती है। और काली गंडक या त्रिशूली गंगा, ये सब जो है गंडक का सहायक नदी है। कोशी नदी की बात करें तो बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोशी नदी जो है प्रवाह की 7 धाराओं से जो है मुख्य धारा अरुण नाम के जो है, अरुण नाम का जो माउंटेन है, तो अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास
गोसाई थान चोटी से निकलती है। अरुण नाम से वहाँ पे माउंट एवरेस्ट से गोसाई थान चोटी से निकलती है कोशी। समझ गए? गोसाई थान चोटी से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है कोशी नदी। याद रखिएगा, दोनों कुछ भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। 7 धाराओं का मुख्य धारा है ये कोशी नदी, और ये भागलपुर जनपद के काढ़ो गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा में जाके मिल जाती है। तो भागलपुर के जनपद में जाके मिल जाती है कोशी नदी। और याद रखिएगा, सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर, ठीक है, तामूर, कोशी, ये सब जो है कोशी नदी का सहायक नदी है। तो ये सब पढ़िए, नहीं पढ़िए आगे बढ़ जाइएगा, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी भी है जो कि मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्याचल जो पर्वत है वहां से निकलती है। वहां पे भी कौन? जना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल। और याद रखिएगा, इटावा के पास यमुना नदी है, वहां पे जाके चंबल मिल जाती है। सहायक नदी तो पर्वती, वानस, ये सब है, सिप्रा, ये सब है। चलिए अब चलते हैं बेतवा नदी की बात करते हैं। तो बेतवा नदी की बात करेंगे तो रायसेन जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन में जो है कुमार गांव करके वहां पे जाइएगा तो वहां पे निकट में विंध्याचल पर्वत है, वहीं से निकलती है बेतवा। चंबल भी वहीं से निकलता है लेकिन क्षेत्र उसका अलग है। और यहाँ पे देखिए हमीरपुर के निकट यमुना नदी है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और इसका बीना नाम का एक सहायक नदी है। केन नदी है जो कि फेमस है, जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सतना जनपद कि कैमूर पहाड़ी है वहां पे से निकलती है, उद्गम होता है और जाके चिल्ला मतलब बांदा के यमुना नदी में जाके मिल जाती है। सब यमुना नदी में मिलेगा। इसका सहायक नदी सोनार है, उर्मिला है, ये सब फेमस है, कयाना है, ये सब सहायक नदी है किनका। अगर सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो कि एमपी है, आप जानते हैं। और पटना से पूर्व गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और याद रखिएगा, महानदी घाघरा, गोपत, रिहंद, कांगर, उत्तरी, कोयली, ये सब जो है सोन नदी का सहायक नदी है। महानदी ये सब भी है। घाघर, याद रखिए, घाघरा बोल रहा हूँ, घगर, उत्तर कोयली, ये सब बहुत है। रिहांद बहुत इंपॉर्टेंट। दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। और ये फुल्का के पास जो है हुगली नदी में जाके मिल जाती है। कौन? दामोदर, हुगली नदी जो बंगाल में है वहाँ मिल जाती है। बराकर और कोनार और जमुनिया, ये सब दामोदर नदी के सहायक नदी है। ये सब इंपॉर्टेंट जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। अब ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल पूछ देगा तो क्या बताएगा? मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग हिमनद है, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि मिलती कहाँ है? तो ये भी निकलती है, मिलती है पद्मा, मतलब पद्मा किसे बोला जाता है? गंगा, गंगा नदी के पास मिल जाती है, वो भी ग्वालंदुगो। और जानते हैं ब्रह्मपुत्रा और गंगा कहाँ मिलती है? हमारा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन। जाके गिरती कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में, ये भी ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनसिरी हो गया, कुलसी हो गया, मानस हो गया, ठीक है, तिस्ता, ये सब जो है, दिहांस, ये सब जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी जो है नासिक मतलब महाराष्ट्र से, और नासिक के पश्चिमी घाट के, महाराष्ट्र के नासिक जाइएगा, वहां पे पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी के पास आपको मिलेगा, याद रखिएगा, वहीं से निकलती है गोदावरी नदी। और जाके मिलती कहाँ? मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के निकट जो है बंगाल की खाड़ी है, वहां पे जाके मिलती है गोदावरी नदी, ठीक है, गिर जाएगी, संगम हो जाएगा। और इसका गोदावरी नदी का अगर बात करें, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर, शबरी, पूर्णा, मंजरी, प्रवरा, ये सब जो है सहायक नदी है गोदावरी का। अगर बात करें कृष्णा नदी का, तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर के पास, पश्चिमी घाट से निकलती है। तो डायरेक्ट है, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी और जाके विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। गोदावरी भी गिरती है आंध्र प्रदेश के बगल में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सहायक नदी अगर कृष्णा का बोले तो तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, भीम हो गया, दूधगंगा, ये सब सहायक नदी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है, ये सब याद रखिएगा। अगर पूछे कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जो जिला है, कुर्ग, वहां से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, जो कि तमिलनाडु के कारकोट के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है कावेरी नदी। इसका जो है कावेरी नदी का अगर पूछे, स्वर्णवती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, नोएक, शिमला नदी, हेरांगे, हेमवती, ये सब जो है नदी है, सहायक नदी है। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सोन भी वहीं से निकलता है, याद रखिएगा। भचूर बोलिए या भरचौ, ये जो अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा उल्टी है, अरब सागर में गिरती है। और याद रखिएगा, सोन जो है गंगा में गिरती है, दोनों का अलग अलग बात है, ठीक है।
और सहायक नदी तो बहुत सारा है इसका, सब पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है देव इम्पोर्टेंट है, कुंडी इम्पोर्टेंट है, बंजर इम्पोर्टेंट है। ताप्ती नदी अगर कहाँ से निकली है तो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूलता नगर के निकट निकली है, जिसे मूल ताप्ती बोलते हैं, इसी के नाम से वहीं से निकलेगा। खंबात की खाड़ी में जाके गिरता है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। तिब्बत जो है कहाँ गिरती है, ताप्ती कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। इसके बोरी, अनेर, ये सब जो है सहायक नदी है। महानदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है महानदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा बाहर से आती है, महानदी जो है आपको मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद से इसका उद्गम बताया जाता है। कटक के निकट जाके नरज नामक जो है स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है महानदी। और ये शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोंक, क्वाली, सुरही, शंख, ये सब जो है महानदी का उद्गम स्थल है। तो ये हो गया एंड। अब चलिए फिर मिलते हैं, और आप हैं तभी हमें याद रखिएगा। तो धन्यवाद। चलिए।